मूवी के स्टार्ट में कुछ पुलिस ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो कि एक बिल्डिंग पर रेड मारते हैं और उसके रूम नंबर 303 में एक लड़की बैठी हुई थी जो कि एक मैट्रिक्स थी। उसका नाम ट्रिनिटी था। उसे पकड़ने तकरीबन पूरी पुलिस फौज और कुछ स्पेशल एजेंट्स आए हुए थे। वो लोग उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा जबरदस्त थी जिनकी वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाए। इतने में दूसरे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पहुँचते। वो वहाँ से फरार का रास्ता इख्तियार कर चुकी थी और पुलिस वालों ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया था लेकिन वो बहुत ज्यादा फास्ट थी और भागकर एक टेलीफोन बोर्ड तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जब भी वो एजेंट्स भी वहां पर पहुंच जाते हैं, टेलीफोन की आवाज पर वो भागती हुई जाती है और फोन उठाते ही वो वहां से गायब हो जाती है। वो उन ऑफिसर्स के हाथ से निकल चुकी होती है। ये लोग पुलिस ऑफिसर्स नहीं होते, ये इनकी मुखालिफ टीम थी। उसके बाद इनका अगला टारगेट एक हैकर था जिसका नाम नियो था। नियो दिन रात मैट्रिक्स के बारे में ही सर्च करता रहता था। वो जानना चाहता था कि आखिर मैट्रिक्स क्या है। जब भी एक दिन उसके कंप्यूटर पर मैसेज आता है कि तुम ही मैट्रिक्स हो, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद उसके ऊपर एक और मैसेज आता है जिसमें उसे व्हाइट रैबिट को फॉलो करने का कहा जाता है। उसके बाद गेट पर उसके कुछ दोस्त आते हैं जो उससे एक हार्ड डिस्क लेने आए होते हैं। वो उन्हें हार्ड डिस्क देता है। उसके बाद वो उसे पार्टी में चलने का कहते हैं। पहले तो वो मना करता है लेकिन जब भी उसे वहीं खड़ी उस लड़की के शोल्डर पर व्हाइट रैबिट बना हुआ नजर आता है और वो उनके साथ जाने का फैसला कर लेता है। वो पार्टी में पहुंच जाता है। वो अकेला खड़ा होता है। जब भी उसके पास ट्रिनिटी आती है और उसे कहती है कि हम तुम्हें मुसलसल वॉच कर रहे हैं और हम जानते हैं कि तुम हमें ही ढूंढना चाहते हो, तो इसीलिए हम बहुत जल्द तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। लेकिन वो उसे उसी के साथ कुछ एजेंट से महफूज रहने का कहती हैं कि वो तुम पर नजर रख रहे हैं, इसीलिए उनसे बच कर रहना है तुम्हें। नियो एक ही टाइम में दो लाइफ जी रहा था। एक वो नियो हैकर था और दूसरा वो एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी का एम्प्लॉय था और उस कंपनी में उसका नाम मिस्टर एंडरसन था। वो डेली रूटीन के मुताबिक कंपनी में काम कर रहा था जब भी उसे एक पार्सल रिसीव होता है और उस पार्सल में से एक फोन निकलता है जो उसके हाथ में आते ही बजने लगता है। वो फोन उसे मॉर्फियस ने भेजा था जो कि एक मैट्रिक्स था। वो उससे बात करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। और अभी उसने उसे पुलिस ऑफिसर से बचाने के लिए कॉल की थी जो कि उसे पकड़ने उसके ऑफिस आए थे और वो उसकी हेल्प करने लगता है उन लोगों से बचने में। और नियो भी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसने बताया था। वो उनसे भागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन आखिरकार वो पकड़ा जाता है। वो उसे पकड़कर कस्टडी में ले जाते हैं और वहाँ जाकर पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि हम जानते हैं कि तुम एक ही लाइफ में डबल पार्ट जी रहे हो, इसीलिए लिहाजा तुम एक हैकर हो और हमें मैट्रिक्स तक सिर्फ तुम ही पहुँचा सकते हो, लिहाजा हमारी मदद करो। लेकिन नियो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं होता, दरअसल वो एक स्पेशल एजेंट होता है। नियो उसकी बात मानने से मुसलसल इनकारी होता है जिसके बाद वो अपने बाकी एम्प्लॉइज को बाहर भेज देता है और खुद वहीं अंदर रह जाता है। फिर वो सब एजेंट्स उसे पकड़कर टेबल पर लिटा देते हैं और एक ट्रैकर निकालते हैं जो एक कीड़े की सूरत में उसकी नाक के जरिए पेट के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर अचानक नियो को अपने बेड के ऊपर उठते हुए दिखाया जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसने कोई ख्वाब देखा हो। जब भी उसके कमरे में रखा हुआ फोन बजने लगता है और वो उसे उठाता है तो दूसरी तरफ से मॉर्फियस की आवाज आती है। वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और तुम मुझसे मिलना चाहते हो और मुझे भी तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और उसके बाद वो उसे एडम ब्रिज स्ट्रीट पर बुला लेता है जहाँ एक गाड़ी आती है और नियो उसके अंदर बैठ जाता है। उस गाड़ी के अंदर बैठते ही ट्रिनिटी उसे उसकी शर्ट ऊपर करने का कहती है और फिर वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। ट्रिनिटी एक मशीन निकालती है जिसे वो उसकी नाक पर रखती है और उस कीड़े को ट्रेस करके निकाल लेती है। उस वक्त नियो को यकीन आता है कि वो वाकई उसके पेट में था और वो लोग उसे निकालकर बाहर फेंक देते हैं। फिर वो उसे मॉर्फियस के पास ले जाती है। मॉर्फियस को उसी का इंतजार था और वो उससे मिलकर बेहद खुश होता है और उसको दिल से वेलकम करता है। उसके बाद उसे चेयर पर बिठा दिया जाता है और फिर मॉर्फियस उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस वजह से यहाँ आए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैट्रिक्स को अल्फाजों में कोई बयान नहीं कर सकता, ये सिर्फ दिखाया जा सकता है। उसके बाद वो दो पिल्स निकालता है और उसे कहता है अगर तुम ब्लू पिल चूज करते हो तो फिर तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाओगे और तुम मैट्रिक्स के बारे में कभी जान नहीं पाओगे, और इसी की जगह अगर तुम रेड पिल चूज करते हो तो मैं तुम्हें मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद नियो रेड पिल चूज करता है जिसे वो पानी से खा लेता है। वो पिल खाने के बाद मॉर्फियस उसे अपने ऑफिस में ले जाता है जहाँ पर उसे एक मैट्रिक्स बनाने की तैयारी की जाती है। वो लोग उसे बहुत सारी मशीन से कनेक्टेड कर देते हैं
اور اس کو مار کر ایک نیا جنم دیا جاتا ہے جس میں وہ ایک میٹرکس ہوتا ہے، اور میٹرکس ایک ایسی چیز تھی جو کہ کمپیوٹر پروگرامنگ سسٹم سے بنتی تھی۔ نیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا اور وہ اس پر بہت سارے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ وہ اس پر تمام ایکسپیریمنٹس کر کے اسے ایک مکمل میٹرکس بنا دیتے ہیں، پھر وہ ایک کمپیوٹر سے اپڈیٹ ہونے والی مشین یعنی میٹرکس بن جاتا ہے۔ مورفیوس اسے ایک صدی آگے لے آیا ہوتا ہے اور پھر وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اپنے مین ڈیک پر۔ وہاں لے جا کر وہ اسے پورا ڈیک دکھاتا ہے اور اپنے تمام کریو ممبرز سے ملواتا ہے۔ اس کے بعد مورفیوس اسے کہتا ہے کہ تم جاننا چاہتے تھے کہ میٹرکس کیا ہے؟ وہ بولتا ہے ہاں، تو پھر اسے ایک چیئر پر بٹھایا جاتا ہے اور اس کی گردن میں لگے ہول کے اندر ایک راڈ ڈالی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ ایک کمپیوٹر پروگرام میں پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہنچ کر مورفیوس اسے بتاتا ہے کہ میٹرکس ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہم ہر کام اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا ایک ڈریم ورلڈ ہے۔ پھر مورفیوس اسے پوری ڈیٹیل بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے اسے مار کر دوبارہ سے پیدا کیا ہے۔ یہ سب سن کر نیو گھبرا جاتا ہے اور یہ سب ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، لیکن اب وہ ایک میٹرکس بن چکا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ مورفیوس سے پوچھتا ہے کہ کیا میں دوبارہ انسان نہیں بن سکتا؟ تو مورفیوس اسے کہتا ہے کہ بالکل نہیں، تم اب انسان نہیں بن سکتے۔ پھر اس کے پاس ٹینک آتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کے اندر پروگرامز اپڈیٹ کرنے کے لیے، اور اسے چیئر پر بٹھا کر اس کے اندر اپڈیٹنگ سٹارٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اس کے اندر کنگ فو فیچرز ڈالتا ہے جس کے بعد اسے کنگ فو لڑنا آ جاتی ہے، اور مورفیوس اس کا ٹیسٹ لینے والا ہوتا ہے، اسی لیے اسے ریئل ورلڈ میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کا مقابلہ مورفیوس سے ہوتا ہے۔ وہ اس سے کنگ فو لڑتا ہے لیکن ابھی بھی وہ اتنا قابل نہیں ہوا تھا کہ وہ مورفیوس کو ہرا سکے، لیکن اس کی سپیڈ کافی تیز تھی۔ بس اسے ایک تجربے کی ضرورت تھی جو اس کے پاس ابھی نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کا جمپ چیلنج سٹارٹ ہوتا ہے جس میں اس کی جمپ پاور چیک کی جاتی ہے۔ اس چیلنج میں نیو بہت محنت کرنے کے باوجود بھی بری طرح سے فیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹرینیٹی اس کا خیال رکھنے لگتی ہے، شاید وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد اسے ایک اسپیشل ٹریننگ دی جاتی ہے جس میں اسے ریئل ورلڈ میں رہنا سکھایا جاتا ہے ان ایجنٹ سے بچتے ہوئے جو کہ ان کے جانی دشمن تھے، تاکہ وہ ریئل ورلڈ میں بھی سروائیو کرنا سیکھے۔ میٹرکس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن انہیں بھی سینٹینلز کا سامنا تھا جو کہ ان پر اکثر حملہ کر دیتے تھے، لیکن یہ لوگ الیکٹرک پلس کے ذریعے ان کا مقابلہ کر لیتے تھے اور ان سے جیت جاتے تھے۔ سائفر میٹرکس کی زندگی سے تھک چکا تھا کیونکہ وہ ان ایجنٹ سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پوری زندگی ان ایجنٹ سے بھاگتا رہا تھا، اسی لیے وہ پریشان آ کر ایک ایجنٹ سے ہاتھ ملا لیتا ہے اور مورفیوس سے غداری کرتا ہے۔ نیو کی ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد مورفیوس اسے ریئل ورلڈ میں لے جاتا ہے اور وہ اسے اوریکل کے پاس لے جا رہا ہوتا ہے جو کہ ان سب کی ہیڈ ہوتی ہیں۔ چونکہ وہ بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ ہوتی ہیں اسی لیے وہ مکمل طور پر ریئل ورلڈ میں رہائش پذیر تھیں۔ ٹرینیٹی اور مورفیوس انہیں اس کے گھر لے جاتے ہیں اور پھر مورفیوس باہر رک جاتا ہے۔ وہ جا کر اوریکل سے ملتا ہے، اوریکل اٹھتی ہیں اور آ کر اس کا اچھی طرح سے معائنہ کرتی ہیں اور اس کے بعد اسے ایک بیڈ نیوز دیتی ہیں۔ مورفیوس تمہیں غلط سلیکٹ کر بیٹھا ہے، تم وہ نہیں ہو جس کی اسے امید تھی۔ یہ سن کر نیو نروس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اسے ایک بات اور بتاتی ہیں کہ مورفیوس تم پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے، اس حد تک کہ وہ اپنی جان سے زیادہ تمہاری جان کو فوقیت دیتا ہے۔ نیو اس کی باتیں بہت ہی زیادہ غور سے سنتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ وہاں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں لیکن جبھی سائفر ان سے غداری کرتا ہے اور ایجنٹس کو ان کی خبر ہو جاتی ہے اور پھر وہ لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں جس میں ماؤس مارا جاتا ہے اور وہ لوگ ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو وہ واش روم کی دیوار توڑ کر اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں اور ایجنٹس انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جبھی سائفر انہیں سگنل دینے کے لیے کھانسنے کا ناٹک کرتا ہے اور ایک ایجنٹ اس دیوار کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ایجنٹ اس دیوار کو توڑنا شروع کرتا ہے، مورفیوس ان سب کو بھاگنے کا کہہ دیتا ہے اور خود جا کر اس ایجنٹ پر حملہ کر دیتا ہے۔ نیو مورفیوس کے بغیر جانے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا، لیکن ٹرینیٹی اسے گھسیٹتی ہوئی لے جاتی ہے کیونکہ یہ مورفیوس کا ہی حکم تھا۔ وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن سائفر ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا۔ وہیں دوسری طرف مورفیوس ان ایجنٹ سے لڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اکیلے ان لوگوں سے نہیں لڑ پاتا اور وہ لوگ اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں جو کہ
एक बुरी खबर थी। सबसे पहले साइफर टैंक को कॉल करके एग्जिस्टेंस के बारे में पूछता है और वो उसे फौरन ही लोकेशन सेंड कर देता है। साइफर के कुछ देर बाद ही ट्रिनिटी की कॉल आती है और फिर वो भी वही सवाल करती है। उसके बाद टैंक को पता चलता है कि साइफर उन लोगों के साथ नहीं है, वो अलग हो चुका है। सबसे पहले साइफर उस जगह पर पहुंच जाता है और कॉल रिसीव करके मैट्रिक्स वर्ल्ड में पहुंच जाता है। उसके बाद वहां पर ट्रिनिटी और बाकी सब आते हैं। इससे पहले कि टैंक उन्हें कॉल करता, साइफर टैंक को जान से मारने की कोशिश करता है और उस पर हमला कर देता है और वो टैंक के दूसरे भाई को भी जान से मार देता है। ट्रिनिटी और नियो कॉल का इंतजार ही करते रह जाते हैं। साइफर टैंक के कान से हेडफोन निकालकर खुद लगा लेता है और फिर ट्रिनिटी से बात करने लगता है। उसे बताता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो नियो से मोहब्बत करने लगी है। इसके लिए वो इसका बदला सबसे लेगा और सबको तबाह कर देगा। एक एक करके वो सबको मार देगा। वो मॉर्फियस को भी मारना चाहता था। उसके बाद वो एडक और स्विच का प्लग्ड आउट करता है और प्लग्ड आउट होते ही वो दोनों मर जाते हैं। इससे पहले कि वो नियो को मारता, टैंक हिम्मत करता है और वही गन उठाकर उस पर हमला कर देता है और साइफर को वहीं जान से मार देता है। उसके बाद दोबारा अपनी जगह संभालता है और पहले ट्रिनिटी वापस पहुंच जाती है। मॉर्फियस को उन एजेंट्स ने पकड़ लिया होता है और वो उनके कब्जे में होता है। वो लोग मॉर्फियस की इंटेलिजेंस का गलत फायदा उठाना चाहते थे और उसे यूज करते हुए दुनिया को तबाह कर देना चाहते थे। ये बात टैंक को मालूम हो चुकी थी। टैंक जानता था मॉर्फियस ऐसा कभी नहीं चाहेगा, इसीलिए वो उसे मारने की बात करता है कि हम इसका प्लग निकाल इसे मार देते हैं ताकि दुनिया नुकसान से बची रहे। लेकिन नियो उसे ऐसा नहीं करने देता और उसे बचाने जाने का फैसला कर लेता है कि मैं जाकर उसे बचा कर लाऊंगा। वो लोग उसे मना करते हैं, लेकिन वो अपने अंदर बहुत सारी गन्स अपलोड करवा लेता है और बहुत सारे फीचर्स भी जो उसकी लड़ाई में काम आने वाले थे। और वो दोनों उन एजेंट्स के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो लोग उनके तमाम एजेंट्स से लड़ाई करते हैं। उसके बाद वो लोग टेरिस की तरफ बढ़ जाते हैं। इतने में उन एजेंट्स को खबर हो जाती है कि कोई मॉर्फियस को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक वो लोग टेरिस पर पहुंचकर उनके तमाम आदमियों को मार चुके थे, उसके बाद नियो का मुकाबला एक खतरनाक एजेंट से होता है और वो उससे उसी की तरह लड़ता है। ये फीचर किसी और मैट्रिक्स में नहीं थे और ऐसे मॉर्फियस बिल्कुल सही साबित हो गया था। फिर उसके बाद वो दोनों उठते हैं और उन्हें वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर दिखता है, लेकिन उन्हें उसका फीचर चाहिए होता है जो कि वो टैंक से कॉल करके अपलोड करवा लेते हैं और फिर उस जहाज की तरफ बढ़ जाते हैं। वो दोनों वो जहाज लेकर मॉर्फियस के पास पहुंच जाते हैं और नियो गन से हमला करके उन तमाम एजेंट्स को तबाह कर लेता है और मॉर्फियस को वो लोग अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले लेते हैं। इस तरह नियो मॉर्फियस को बचा लेता है और एजेंट्स से अच्छी तरह मुकाबला करता है। इस तरह मॉर्फियस की बात सही साबित होती है और